फ्रेंड, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आय दृष्टि करंट अफेयर्स को लेकर, जिन्हें हम एमसीक्यूज के माध्यम से कवर करेंगे और पूरी डिटेल के साथ करंट अफेयर्स को जानेंगे और समझेंगे। अगर दोस्तों आपको हमारे संबंधित टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई। इसके साथ साथ दोस्तों हमारे चैनल पर नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट यानी अधिनियम की भी सीरीज चल रही है, जिसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई। आप जाएं और उन वीडियोस को भी देखें। दोस्तों मैं जीएस चौहान आरजी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं और आज का हमारा टॉपिक क्या है, आय दृष्टि करंट अफेयर्स, जिसका पार्ट 1 हम लेके आए हैं। हम इन सारे करंट अफेयर्स को एमसीक्यूज के माध्यम से कवर करेंगे। हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में किसे आईपीईएफ, किसमें आईपीईएफ की आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। सबसे पहले दोस्तों हम ये जान ले कि आईपीईएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। आई का मतलब होता है इंडियन, पी का मतलब पैसिफिक, ई का मतलब इकोनॉमिक, एफ का मतलब क्या होता है फ्रेमवर्क, यानी कि इंडियन पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। हम इसे जो है पहली चीज़ जान लेते हैं कि इसका निर्माण किसने कराया था। तो आईपीएफ को 2022 में अमेरिका द्वारा निर्मित किया गया। अब यहाँ पे शब्द आ रहा है आई का मतलब होता है इंडो, ठीक है ना। पी का मतलब होता है पैसिफिक, यानी कि हिंद प्रशांत इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो अर्थात अगर हम इतना जानते हैं कि हिंद प्रशांत इकोनॉमिक फ्रेमवर्क किसके लिए लाया गया होगा, तो एक सिंपल सा नाम निकलता है चाइना। ये डायरेक्ट तो नहीं कहा जा सकता कि ये चाइना के लिए लाया गया है, लेकिन क्या होता है हिंद प्रशांत क्षेत्र पे चाइना अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है, चाइना अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है और चाइना ये कहता है कि इन क्षेत्रों पर हमारा क्या होगा, एक अधिकार होगा। इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट वे में नहीं कहता, लेकिन इनडायरेक्ट वे में इस क्षेत्र पर वो अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो चाइना किसे चुनौती दे रहा है, चाइना दे रहा है यूएसए को चुनौती, भारत को चुनौती, ठीक है ना। मुख्य रूप से ये यूएसए को चुनौती दे रहा है। अब इन जो समुद्री मार्ग है, पहली चीज़ इंडियन पैसिफिक ओशन जो है, यहाँ से बृहद पैमाने पे क्या होता है, व्यापार होता है। व्यापार होगा, आर्थिक समृद्धि आएगी, सुदृढ़ता आएगी, मिलिट्री पावर मतलब बूस्ट होगा। कहा जाए तो कुल मिला के ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्या है, रूट होता है। इस रूट पे अगर चाइना अपना प्रभुत्व स्थापित करेगा, मतलब वो अपना व्यापार का एकाधिकार स्थापित करने का प्रयास करेगा, वो व्यापार को प्रभावित करने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो उसको ब्रेक करने के लिए, चाइना के प्रभाव को तोड़ने के लिए यूएसए ने क्या बनाया, आईपीईएफ का गठन किया, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का गठन किया, ठीक है ना। अब इसका निर्माण कब किया गया था, 2022 में किया गया था। तब कौन थे यूएसए के प्रेसिडेंट, तो जो बाइडेन थे। जो बाइडेन ने सिंपल शब्दों में कहा कि हमें आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास के लिए क्या कर रहे हैं, इसका गठन कर रहे हैं, आईपीईएफ का क्या कर रहे हैं, गठन कर रहे हैं। अगर इसके सदस्यों की बात करते हैं तो इसके सदस्य हैं 1+13। अब 1 कौन है, 1 तो हो गया यूएसए और 13 अन्य सदस्य, यानी कि टोटल कहा जाए तो टोटल इसमें कितने 14 सदस्य भागीदार हैं, ठीक है ना। इसमें कितने सदस्य हैं, इसमें टोटल 14 सदस्य होते हैं। और अगर हम बात करते हैं इसके आधारभूत मतलब कि इसमें इसका आधार क्या है, मतलब कि इसमें आधार स्तंभ कौन कौन से हैं, तो इसके 4 आधार स्तंभ होते हैं। पहला क्या होता है, व्यापार होता है। पहला क्या होता है इसमें दोस्तों, व्यापार होता है। दूसरा क्या होता है, आपूर्ति श्रृंखला होता है। दूसरा क्या है, आपूर्ति श्रृंखला। पहला व्यापार है, दूसरा क्या है, आपूर्ति श्रृंखला है। तीसरा क्या है, स्वच्छ ऊर्जा, डिकार्बोनाइजेशन एवं बुनियादी ढांचा। और चौथा क्या है, कर एवं भ्रष्टाचार विरोधी। इस तरह के 4 आधारभूत स्तंभ होते हैं। और इनमें क्या शामिल हो, जितने भी 14 सदस्य हैं, क्या चारों में शामिल होना अनिवार्य है, तो नहीं। इसमें मैंडेटरी नहीं कि आप चारों में शामिल हो, आप किसी एक में शामिल हो सकते हैं, जिसमें आप इच्छा करें उसमें आप शामिल हो। तो भारत क्या है, 2 से लेके 4 में शामिल है। 2 से लेके 4 में मतलब कि वो व्यापार को छोड़ के आपूर्ति श्रृंखला वाले भाग में शामिल है, स्वच्छ ऊर्जा, डिकार्बोनाइजेशन, बुनियादी ढांचे वाले भाग में शामिल है और कर तथा भ्रष्टाचार विरोधी वाले भाग में शामिल है। तो यहाँ पे अगर आप प्रश्न देख रहे होंगे, प्रश्न क्या कह रहा है कि आईपीईएफ की आपूर्ति श्रृंखला का भाग तो भारत है,
किसका आपूर्ति श्रृंखला का भाग भारत है। ठीक है, बचा व्यापार, व्यापार का भाग भारत नहीं है, आपूर्ति श्रृंखला का भाग भारत है। स्वच्छ ऊर्जा डिकार्बोनाइजेशन बुनियादी ढांचे का भारत भाग है, तथा कर और भ्रष्टाचार विरोधी, ये 3 में भारत भाग लेता है, एक का भाग नहीं है। अर्थात कहा जाए तो ये मैंडेटरी नहीं कि आप चारों में पार्टिसिपेट करें, अर्थात चारों के सदस्य बने, भारत 3 का है। तो अगर बात की जाए कि IPEF की आपूर्ति श्रृंखला, कौन सी आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो उपाध्यक्ष भारत को नियुक्त किया गया। प्रश्न उठता है कि इसका अध्यक्ष कौन है। अगर अध्यक्ष की बात करोगे तो अध्यक्ष कौन है इसका, USA अध्यक्ष होता है। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं IPEF के बारे में। वैसे तो मैंने आपको पूरी बातें बता दी हैं, फिर भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। पहली चीज़ क्या है, इसका फुल फॉर्म देखते हैं। तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा, शुरुआत की कब की गई, 2022 में। किसने की, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने इसकी शुरुआत की। कितने सदस्य हैं, 14 सदस्य हैं। कौन कौन है, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और अमेरिका। ठीक है ना। IPS, अगर हम बात करते हैं कि ये जो IPF के 14 सदस्य हैं, इनका वैश्विक GDP कितना, तो इसका वैश्विक GDP 40% आता है। अर्थात ये 14 सदस्य देशों को मिला दिया जाए तो वैश्विक GDP कितना हो जाता है, वैश्विक GDP इनका कितना होता है, 40% इनका वैश्विक GDP होता है। अगर हम बात करते हैं कि वैश्विक उत्पादन और सेवाओं में इनका कितना मतलब कि कहा जाए प्रतिनिधित्व है, तो इनका 28% प्रतिनिधित्व होता है। किसमें, वैश्विक उत्पादन और सेवा के व्यापार में 28% इनका क्या होता है, प्रतिनिधित्व होता है। अगर हम बात करते हैं कि इसके गठन का उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य क्या था इनका, पहली चीज़ विकास था, आर्थिक स्थिरता थी, समृद्धि को आगे बढ़ाना इनका प्रमुख लक्ष्य था, जिससे कि क्या हो सके कि आपस में सहयोग बढ़ सके और मजबूती आ सके। इनडायरेक्ट वे में कहा जाए तो चाइना को काउंटर करना है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया। ये बहुत ही लेटेस्ट न्यूज़ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, मेरे नज़र में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो किसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, श्री विजयपुरम कर दिया गया। टॉपिक, इसका आंसर बताने से पहले हम कहाँ पे चलते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर आपको पता होगा कि यहाँ पे दिया हुआ पोर्ट ब्लेयर, क्या दिया हुआ है, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर जो है किसकी राजधानी है, आपसे अगर पूछा जाए तो पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है, अंडमान और निकोबार की। किसकी, अंडमान और निकोबार की। ठीक है, अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अंडमान निकोबार की तो राजधानी है, लेकिन ये जो पोर्ट ब्लेयर है वो अंडमान के किस भाग में स्थित है, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि अंडमान के भी कई सारे भाग हैं अंडमान निकोबार का। एक हो गया उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, मध्य निकोबार और ग्रेट निकोबार। इस तरह से ये आपस में डिवाइडेड है। अगर हम बात करते हैं कि पोर्ट ब्लेयर जो है कहाँ पे स्थित है, तो पोर्ट ब्लेयर जो है दक्षिणी अंडमान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर स्थित है। और इसी पोर्ट ब्लेयर का हाल ही में क्या किया गया, नाम चेंज करके श्री विजयपुरम कर दिया गया। क्या कर दिया गया है, नाम बदल के इसका नाम क्या कर दिया गया, श्री विजयपुरम कर दिया गया। पोर्ट ब्लेयर का नाम क्यों चेंज किया गया, तो केंद्र सरकार का कहना है कि ये जो भी नाम है ये हमारी गुलामी और दास्ता को प्रतिबिंबित करता है। क्या करता है, गुलामी को बताता है। किसको बता रहा है, गुलामी को बता रहा है। क्यों, किस प्रकार से, क्योंकि आपको पता है कि ये जो पोर्ट ब्लेयर था, कौन था, पोर्ट ब्लेयर, यहाँ पे काला पानी की सज़ा दी जाती थी। लोगों को क्या दिया जाता है, काला पानी की सज़ा दी जाती थी। मतलब कि जो ब्रिटिश की नज़रों में कठोर अपराध करते हैं, बहुत बड़ा अपराध करते हैं, उनको काला पानी की सज़ा दी जाती थी। और यहीं पे आपको पता होगा तो वीर सावरकर को भी रखा गया था, वीर सावरकर को भी रखा गया था। तो फिर जब वीर सावरकर को रखा गया मतलब उन्हें एक प्रकार से गुलाम बनाया गया। गुलाम बनाने का मतलब है कि उन्हें एक प्रकार से ये क्या दिखा रहा है कि ये गुलामी, यानी कि गुलामी के प्रतीक को दिखा रहा है। जिस प्रकार से क्या कहा अंग्रेज मतलब कि भारत सरकार ने कि अब हम इसका नाम बदल कर क्या कर देंगे, श्री विजयपुरम कर देंगे। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर जिसे हम अब क्या नाम से जानते हैं, श्री विजयपुरम के नाम से जानते हैं।
पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, श्री विजयपुरम कर दिया गया, जो कि अंडमान निकोबार की क्या है, एक प्रकार से राजधानी, एक प्रकार से क्या अंडमान निकोबार की राजधानी है। ठीक है, इसे क्या हुआ करता था, यहाँ पे काला पानी की सज़ा लोगों को दी जाती थी, जो कि बहुत गंभीर अपराध करने वाले लोग होते थे। बहुत गंभीर अपराध करने वाले लोगों को यहाँ पे काला पानी की सज़ा दी जाती है। अगर हम भौगोलिक दृष्टि से बात करते हैं तो ये कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि ये पूर्वी हिमालय का हिस्सा है। क्या है, ये पूर्वी हिमालय का हिस्सा। ऐसे हिमालय क्या होता है, यहाँ से टर्न लेता, तो ये कहा जाता है ये पूर्वी हिमालय का ही एक भाग है। इसके अलावा क्या कहा जाता है कि यहाँ पे एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसे हम बैरन के नाम, बैरन द्वीप में एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके अलावा यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी क्या है, सैडल पीक के नाम से जानी जाती है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं अंडमान निकोबार के बारे में, जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि अगर हम देखते हैं कि अंडमान निकोबार में तो सब उत्तरी अंडमान आता है, मध्य अंडमान आता है, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, छोटा निकोबार और ग्रेट निकोबार, इतने होते हैं पार्ट्स। ठीक है, अब हमने कहा कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैडल पीक है। सैडल पीक कहाँ पे स्थित है, तो ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। अब हम दूसरी बात करते हैं कि श्री विजयपुरम, जो कि पहले पोर्ट ब्लेयर के नाम से जाना जाता था, अब श्री विजयपुरम के नाम से जाना जाता है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप की क्या है, राजधानी है। वो कहाँ पर स्थित है, तो वो कहाँ पर स्थित है, वो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अंडमान निकोबार की राजधानी श्री विजयपुरम यहीं पर स्थित है। यहीं पे का मतलब होता है कि दक्षिणी अंडमान में स्थित है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, किसकी बात करते हैं, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, इनको विभाजित कौन करता है या कि इनको आपस में जोड़ के कौन रखता है, तो डेक्कन पैसेज। आपको याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछा है कि दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को आपस में विभाजित कौन करता है, कि जोड़ के कौन रखता है, तो इसे हम डेक्कन पैसेज के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रश्न उठता है कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार को आपस में कौन जोड़ के रखता है या कि विभाजित करता है, तो यहाँ पे 10 डिग्री चैनल होता है। आपसे कई बार क्वेश्चन टकराता है एग्जाम में कि 10 डिग्री चैनल किसे जोड़ के रखता है या कि किसे विभाजित करता है, तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल आपस में क्या करता है, जोड़ के रखता है या कि विभाजित करता है। फिर क्या होता है, कार निकोबार और छोटा निकोबार, इन्हें आपस में कौन विभाजित करता है या जोड़ के रखता है, सैम बैरज चैनल। फिर आता है कि छोटा निकोबार और ग्रेट निकोबार को आपस में कौन जोड़ के रखता है या विभाजित करता है, तो प्राइस चैनल। ये क्या होता है। इसके अलावा जो आप लाल डॉट देख रहे हैं, ये भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट है, जिसे हम लोग क्या नाम से जानते हैं, इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। अगर पूछता है कि इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है, तो ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। हम एक बार क्या करते हैं, क्विक रिवीजन जल्दी से कर लेते हैं। अंडमान निकोबार को हम लोग क्या करते हैं कि उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, छोटा निकोबार और ग्रेट निकोबार में क्या होता है, ये डिवाइड होता है। अगर हम बात करते हैं तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक कहाँ पे, उत्तरी अंडमान में होती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो राजधानी है, जिस पोर्ट ब्लेयर, जिसकी अभी नाम चेंज करके श्री विजयपुरम कर दिया गया, वो कहाँ पे स्थित है, दक्षिणी अंडमान में स्थित है। दक्षिणी अंडमान लिटिल अंडमान को डिवाइड या कि संयुक्त कौन करता है, तो डेक्कन पैसेज करता है। लिटिल अंडमान कार निकोबार को आपस में जोड़ के कौन रखता है, 10 डिग्री चैनल रखता है। यदि कार निकोबार छोटे निकोबार की बात की जाए तो सैम बैरो चैनल, छोटा निकोबार और ग्रेट निकोबार की बात की जाए तो प्राइस चैनल आपस में क्या करता है, इन्हें जोड़ के रखता है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या आता है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में लद्दाख में 5 जिलों के निर्माण की घोषणा की। क्या है की है, 5 जिलों के निर्माण की क्या की है, घोषणा की है। तो जो 5 जिलों के निर्माण की घोषणा की, इनमें से कौन शामिल नहीं है, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, ठीक है। अब इसमें से क्या क्या ऑप्शन दिया, चांगथा, नुब्रा, गिलगिट और द्रास। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें से कौन कौन से वर्तमान में ज़िले हैं, ठीक है ना। तो जब क्या होता है कि 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई जाती है और जम्मू कश्मीर को लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया जाता है विभाजित करके, तो लद्दाख में 2 जिलों का निर्माण किया जाता है। एक जिला होता है लेह, एक जिला कौन सा होता है, लेह, एक जिला होता है कारगिल। कौन सा होता है, कारगिल।
ये 2 जिलों का निर्माण किया गया था, लेकिन वहाँ के लोगों ने बड़े पैमाने पर और जिलों के निर्माण की बात की, जिससे कि उनका आर्थिक विकास हो सके और वो प्रशासनिक तंत्र में अधिक से अधिक सहभागिता निभा सकें, जिसको अभी हाल ही में मानते हुए केंद्र सरकार ने 5 जिलों के निर्माण की घोषणा की, जिनमें से एक था चांगथा, दूसरा है नुब्रा और तीसरा है द्रास। इसके अलावा कौन सा है, साम और जांस्कर। कौन सा है, जांस्कर। ये 5 जिलों का निर्माण किया। आपको याद रखना कौन कौन से 5 जिले हैं, चांगथांग, नुब्रा, द्रास, शाम और जांस्कर। अब इसमें प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने लद्दाख में 5 जिलों के निर्माण की घोषणा की, इनमें से कौन सा जिला शामिल नहीं है। कौन सा मतलब कि जो 5 जिलों की लिस्ट आई है, नामों की लिस्ट आई है, उनमें से कौन शामिल नहीं, तो उनमें से जो है गिलगित शामिल नहीं, गिलगित इसमें से शामिल नहीं है। अब हम थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि इसमें लिखा है मोदी सरकार ने हाल ही में 5 जिले बनाने का फैसला किया है, जिससे इसकी संख्या बढ़कर 7 हो गई है। 7 कैसे हुई हमने पहले बता दिया है। शुरू में 2 थे, जिसमें से कौन सा, लेह और कारगिल पहले से थे। 5 अभी बना दिया तो टोटल हो गए 7। अब क्या हुआ, हमने पहले बता दिया कि 2019 में धारा 370 निरस्त की गई, 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, 2 जिले लेह और कारगिल थे। अभी अभी हमने 5 जिलों का निर्माण कराया। क्यों कराया, क्योंकि विकास की गति तेज करनी थी और स्थानीय लोगों को प्रशासनिक सेवा में सहजता पहुंचानी थी। अगर हम और बात करते हैं कि लेह में और क्या क्या चीज़ें हुई, तो एक लेह में घाटी स्थित है, पूगा घाटी। कौन सी घाटी है, पूगा घाटी। याद रखिएगा दोस्तों, पूगा घाटी। इस पूगा घाटी में अभी क्या हुआ है कि भारत की पहली तापीय विद्युत परियोजना प्रारंभ की गई। क्या किया गया, भारत की पहली तापीय विद्युत परियोजना। कौन सी, भूतापीय विद्युत परियोजना का प्रारंभ किया गया। भूतापीय विद्युत परियोजना का क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। आपको याद रखना है कि पूगा घाटी में भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। इसके अलावा यहाँ पे एक सिंकुल्ला दर्रा है। कौन सा है, सिंकुल्ला। याद रखना है क्या है यहाँ पे, सिंकुल्ला। तो यहाँ पे सिंकुल्ला सुरंग परियोजना प्रारंभ की गई। सिंकुल्ला सुरंग परियोजना। ये परियोजना क्या है, अगर इस परियोजना का जब निर्माण हो जाएगा तो ये क्या होगी, विश्व की क्या हो जाएगी, ये विश्व की सबसे बड़ी, अर्थात कहा जाए विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सुरंग हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं कि ये कितने फीट होगी, लगभग ये 1500 फीट है इसकी हाइट, और लंबाई कितनी है, तो लंबाई इसकी 4.1 किलोमीटर। ठीक है ना। तो आपको याद रखना, सिंकुल्ला का जब निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो ये विश्व की सबसे ऊंची सुरंग हो जाएगी। ये लगभग 1500 फीट है ऊंचाई पर है। अगर हम किलोमीटर पे बात करते हैं तो ये 4.1 किलोमीटर कहाँ पर स्थित है, तो यह भी कहाँ पे है, लद्दाख में स्थित है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जानकारी पसंद आ रही होगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में किस राज्य ने किसानों से सभी फसलों पर एमएसपी देने की घोषणा की। क्या किया, सभी फसलों पर एमएसपी देने की घोषणा की। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं एमएसपी क्या होता है। एमएसपी, इसके हम लोग सिंपल शब्दों में क्या कहते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य। हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे कि ये क्या है, फसल है, यहाँ पे ये क्या है, किसान है। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, दलाल। ठीक है। तो मान लेते हैं कि बुआई से पहले इस फसल की सरकार ने कीमत कितनी बता दी, सरकार ने 200 रुपये इस फसल की कीमत बता दी कि जो भी आपने किया है वो 200 रुपये में होगा। और ये दलाल आपसे कितना दे रहा है, कह रहा है कि हम आपसे 150 रुपये में ख़रीद लेंगे, घर में ख़रीदेंगे, आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप हमें बेच दीजिए। तो सरकार ने हमें पहले ही बता दिया कि आप बेचेंगे तो मिनिमम मतलब न्यूनतम 200 रुपये में बेच सकते हैं। अगर इससे कम में आपको कोई खरीद रहा है तो आप मत बेचिए, सीधे एमएसपी में आप इसको भारत सरकार को भेज सकते हैं। या दूसरे शब्दों में इससे ऊपर अगर कोई बेच रहा है तो आप उसे भी जाकर अपनी फसल बेच सकते हैं, मतलब स्वतंत्र हैं। अर्थात
सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए एमएसपी की घोषणा करता है कि न्यूनतम समर्थन मिनिमम आपको इतने रुपए में फसल बेचनी है, उससे ऊपर होता तो आप बेच सकते हैं कहीं पर भी। तो किसने घोषणा की? हरियाणा ने घोषणा की है कि वो सभी फसलों में एमएसपी जारी करेगा। ये लिखा हुआ है दोस्तों, आप इसको पूरा डिटेल पढ़ लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमने बता दिया कौन जारी करेगा, क्या होता है, हमने आपको ये भी बता दिया है। साथ में ये जान लीजिए कि इसकी सिफारिश कौन करता है। CACP मतलब कृषि लागत एवं मूल्य आयोग इसकी सिफारिश करता है। बुवाई मतलब कि बुवाई के मौसम के पहले ही इसकी क्या की जाती है? घोषणा की जाती है। इसे जो है खरीफ और रबी दोनों ही फसलों में समान रूप से दिया जाता है। अगला सवाल क्या है कि भारत का पहला चावल ATM क्या है? चावल ATM किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? अब यहाँ पे दो शब्द हैं, चावल और ATM। ATM क्या होता है? 24 आवर्स क्या होता है? ओपन रहता है, मतलब कि 24 घंटे में आप क्या कर सकते हैं? पैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे चावल है, मतलब कि क्या होगा? सिंपल से मतलब कि 24 घंटे में, मतलब कि 24 घंटे ये चावल ATM खुला रहेगा जहाँ से आप चावल ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से क्या होता है कि 5 मिनट में आप 5 किलो तक अनाज ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक राशन कार्ड दिया जाता है, राशन कार्ड नंबर फीड करना पड़ेगा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आप चावल निकाल सकते हैं। तो ऐसा लागू करने वाला ATM देश का पहला कौन सा राज्य है? तो उसका नाम है उड़ीसा। उड़ीसा देश का पहला राज्य है जिसने चावल ATM की शुरुआत की। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि सरकार क्या करती है? PDS प्रणाली की मतलब सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है ना, ये क्या करती है? मतलब कि योजना चलाती है। इसके तहत क्या होता है? कम दामों में लोगों को अनाज उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है ना। तो अब PDS प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव आ गया। क्यों? क्योंकि अब चावल ATM के माध्यम से 24 घंटे लोगों को क्या हो जाएगा? चावल उपलब्ध हो जाएगा, वो कभी भी जाएं और किसी भी टाइम, रात को 2 बजे लेना है, 1 बजे लेना, 1:30 बजे लेना, किसी भी टाइम आप जाके ATM के माध्यम से चावल निकाल सकते हैं, ठीक है ना। 5 मिनट में 50 किलोग्राम तक आप अनाज वितरित करने में सक्षम है। अगर त्रुटि रेट बात की जाए 0.01 है, ठीक है ना। इसमें क्या हो हमने बता दिया, राशन कार्ड नंबर देगा, फिर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, फिर आप क्या कर सकते हैं? अनाज निकाल सकते हैं। याद रखिएगा, प्रश्न आता है कि चावल ATM किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? तो उड़ीसा द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न क्या होता है? इसको PM मित्र पार्क, इसको जानने से पहले हम थोड़ा सा इसकी डिटेल देख लेते हैं, फिर हम इस पे आते हैं, ठीक है। तो PM मित्र पार्क क्या होता है? अगर आप इसका फुल फॉर्म देखेंगे, इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। इसमें क्या होगा? टेक्सटाइल मतलब कपड़ा, ठीक है ना। आपने अगर खाद्य प्रसंस्करण का नाम सुना होगा, क्या? खाद्य प्रसंस्करण, उसमें क्या होता था? खाद्य प्रसंस्करण एक जगह पर क्या होता है? एक जगह पर वस्तु का उत्पादन किया जाएगा, मतलब कच्चा माल लाया जाएगा, वहीं पे उसको प्रसंस्कृत करके पक्के माल में मतलब कि अगर आलू है तो उसी जगह पे आलू से पैकेट चिप्स के रूप में बदल के उसे क्या किया जाएगा? बेचा जाएगा। मतलब आलू है, रॉ मटेरियल उसका मतलब कि अपग्रेड करते 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 हम वहीं पे उसी जगह पे क्या करेंगे? उसे पैकेट वाले चिप्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसे सेल करेंगे। देश विदेश कहीं भी उसे हम क्या करेंगे? सेल करेंगे। यही काम क्या करना है हमें? टेक्सटाइल में करना, मतलब कपड़े में हम क्या करेंगे? वहीं पे क्या करेंगे? उत्पादन करेंगे। उत्पादन करने के बाद उनका बुनाई करेंगे, रंगाई करेंगे, फिर उन्हें सेल करेंगे, विदेशों तक सेल करेंगे। इसे ही क्या कहते हैं सिंपल शब्दों में? PM मित्र। अगर आप देख रहे होंगे भारत सरकार ने क्या किया है? 7 PM मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र परिधान मतलब PM मित्र पार्कों की स्थापना की घोषणा की है। 7 जगह, वो कौन कौन सी जगह होंगी? तमिलनाडु में, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में ये पार्क बनाए जाएंगे। उद्देश्य क्या है? कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने का सपना पूरा करना और वैश्विक परिदृश्य में, वैश्विक क्षेत्र में भारत को कपड़ा के क्षेत्र में अग्रणी बनाना। कपड़ा के क्षेत्र में भारत को क्या करना? अग्रणी बनाना। PM पार्क मित्र में क्या होगा? एक ही स्थान पर कताई, बुनाई, प्रसंस्करण, रंगाई, छपाई से लेकर परिधान निर्माण तक सभी कार्य एक ही स्थान पे कराए जाएंगे। इससे क्या होगा
कि रसद लागत कम हो जाएगी और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लोगों रूप से लाखों लोगों को क्या होगा, रोजगार उपलब्ध होगा। और ये योजना जो है पीपीपी मतलब कि सार्वजनिक निजी भागीदारी के रूप में चलाई जाएगी, जिसका स्वामित्व केंद्र और राज्य के पास होगा। अब प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा क्या है, निम्न में से असत्य कथन का चुनाव करना है। पहला है, भारत द्वारा पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास अमरावती में किया गया। पता नहीं है, छोड़ते हैं। पीएम मित्र का पूरा नाम पीएम मेगा इंटीग्रेट टेक्सटाइल रीजन अपैरल है। नहीं पता, छोड़ देते हैं। केंद्र सरकार द्वारा कुल 8 पीएम मित्र पार्कों की स्थापना की मंजूरी, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। कुल कितने हैं, हमने पढ़ा है कि 7 पीएम मेगा पार्क मतलब कि कहा जाए पीएम मित्र पार्कों की स्थापना की मंजूरी दी। यहाँ पे क्या कहा गया, 8, तो ये अपने आप गलत हो गया। बचे जितने भी ऑप्शन वो सही हैं, अर्थात कि मध्य प्रदेश के धार जिले में क्या है, पीएम मित्र पार्क की स्थापना की जाएगी। प्रारंभ कहाँ से किया गया शिलान्यास, तो अमरावती से किया गया। फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, इसका क्या है, फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत सरकार ने किस देश से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती मिशन लॉन्च किया। तो इसका सिंपल सा उत्तर क्या होता है कि हैती, हिंसाग्रस्त राष्ट्र हैती से अपने नागरिकों को निकालने के लिए क्या है, यह योजना संचालित, यह मिशन लागू किया था। अब कुछ योजनाएं देख सकते हैं, इसके अलावा अन्य योजनाओं को आप ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे कि इंद्रावती के हमने बता दिया कि हैती में सशस्त्र संघर्ष के कारण भारतीय को सुरक्षित निकालने के लिए ये योजना क्या है, लॉन्च की गई थी। ऑपरेशन अजय, इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन कावेरी, सूडान से लाने के लिए, ठीक है ना। ऑपरेशन देवी शक्ति क्या था, अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए। इसके अलावा अन्य मिशन को आप चाहे तो ऐड ऑन कर सकते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, कहाँ पर है नहीं पूछ रहा, कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन क्या है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर क्या है, मध्य प्रदेश है। अगर हम बात करते हैं कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, ये आंध्र प्रदेश में। करंट में ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि भारत सरकार ने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश के दमोह में भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने नौरादेही अभ्यारण्य को दमोह जिले के रानी दुर्गावती अभ्यारण्य के साथ क्या है, मिलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। याद रखिएगा, नौरादेही अभ्यारण्य को रानी दुर्गावती अभ्यारण्य के साथ मिलाने की मंजूरी दे दी गई है, जिसके कारण से आपस में मिल जाएगा तो ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन जाएगा मिलने के बाद। लेकिन अगर करंट की बात की जाए, करंट में कौन है, तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। लेकिन बन सकता है कौन सा, नौरादेही अभ्यारण्य और रानी दुर्गावती अभ्यारण्य को मिलाने के बाद मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व स्थापित हो जाएगा। इसके बाद क्या है कि आरबीआई द्वारा क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का लाइसेंस किसे प्रदान नहीं किया। हाल ही में आरबीआई ने क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का लाइसेंस अमेजॉन, आद्यन एवं बिल डेस्क को क्या किया है, प्रदान किया है। एयरटेल को इसने प्रदान नहीं किया है। इसमें कुछ नहीं, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट क्या होता है, मतलब कि क्या होता है, एक देश से दूसरे देश में पेमेंट करना। सिंपल सा मतलब कि आप एक देश से दूसरे देश में पेमेंट कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते थे। इतना आसान नहीं है कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट किया जा सके, लेकिन अब यह लाइसेंस अमेजॉन, बिल्डेक्स एवं आदेन को दिया गया है। एयरटेल इसमें अभी भागीदार नहीं है। अब अगला प्रश्न आता है कि हाल ही में शिवलूज ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। हाल ही में जो विस्फोट हुआ है, शिवलूज ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, तो ये सिंपल सा फैक्ट है, इसमें कोई डिटेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो रूस में स्थित है। हमने यहाँ पे पूरा आपको डिटेल दे दिया है। प्रमुख ज्वालामुखी जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आप इनको एक बार पूरा देख लीजिएगा। इसकी PDF आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स के साथ जुड़ के आप इसकी मतलब कि PDF पा सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वंदे मेट्रो रेल सेवा का प्रारंभ यानी कि शुभारंभ कहाँ पर किया गया।
तो इसका शुभारंभ गुजरात में किया गया। ये क्या होती है कि जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेनें होती हैं ना, जो छोटी दूरी तय करती हैं, जैसे कि 100 किलोमीटर, 100 से 200 किलोमीटर जो कि ट्रेनें डिस्टेंस तय करती हैं, जिसे हम इंटरसिटी के नाम से जानते हैं, मतलब एक सिटी से दूसरी सिटी, उसके लिए ही ये क्या है, वंदे मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ किया गया है। इसमें क्या होता है कि 16 सितंबर को गुजरात में वर्चुअल हरी झंडी देकर इसका प्रारंभ किया गया। कहाँ से शुरुआत होगी? भुज से लेकर अहमदाबाद तक चलाई जाएगी, एक सिटी से दूसरी सिटी, इसीलिए इंटरसिटी। तो इसे अब क्या है, सिंपल से शब्दों में वंदे मेट्रो के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो भुज से लेकर कहाँ, अहमदाबाद तक चलाई जाएगी। टोटल डिस्टेंस कितना है? 400 किलोमीटर, ठीक है। 359 सफ़र कितने घंटे लगेगा? लगभग 6 घंटे। अधिकतम स्पीड कितनी है? 110 किलोमीटर अधिकतम स्पीड है। अगर हम बात करें इसका निर्माण किसने किया है, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा इसे क्या किया गया है, विकसित किया गया है। लेकिन हाल ही में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, नमो भारत रैपिड रेल रख दिया गया है। याद रखिएगा, नमो भारत रैपिड रेल किसका नाम है, तो भारत की जो वंदे मेट्रो है उसका नाम क्या है, नमो भारत रैपिड रेल है। अब एक प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश की यात्रा भारत पहली बार, मतलब कि जो जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनमें से पहली बार किस देश की यात्रा की गई है। वही लिखा कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश की यात्रा करने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति बनी। भारत की पहली, याद रखिए, भारत की पहली। फिजी, तिमोर लिस्ते, मतलब कि दोनों, तो इसका उत्तर सी है। याद रखिएगा, फिजी और तिमोर लेस्ते में अभी तक किसी ने भारतीय राष्ट्रपति ने यात्रा नहीं की थी। द्रौपदी मुर्मू पहली राष्ट्रपति हैं भारत की जिन्होंने यहाँ की यात्रा की है। इसके बाद क्या है कि अच्छा, इसमें से हमको बताना है कि हाल ही में किसकी नियुक्ति कहाँ पर हुई है। तो इसको देखने से पहले हम ये देख लेते हैं, ठीक है, कि प्रीति सूदन जो हैं अभी अभी लोकसभा की अध्यक्ष बनाए, लोकसभा बोल रहा हूँ, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाई। कौन संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है? प्रीति सूदन है। लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला क्या हैं? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं। टीबी सोमनाथन कौन है? कैबिनेट सचिव हैं। गोविंद मोहन गृह सचिव हैं। दलजीत सिंह चौधरी कौन है? बीएसएफ के महानिदेशक हैं। और हरिभाऊ किशन राव बागड़े क्या है? राजस्थान के राज्यपाल हैं। और राकेश कुमार सिंह कौन है? रक्षा सचिव हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न में क्या कह रहा है? लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला बीएसएफ के महानिदेशक नियुक्त किए गए। गलत है, क्योंकि हमने क्या बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला क्या हैं? वो है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं। क्या है? लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला संघ लोक सेवा आयोग के क्या हैं? सदस्य हैं। और बीएसएफ के कौन महानिदेशक हैं? तो दलजीत चौधरी कौन है? बीएसएफ के महानिदेशक हैं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब हम दूसरा क्या देख रहे हैं, ऑप्शन हमारा क्या है कि संघ लोक सेवा आयोग क्या है? संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया किसे? प्रीति सूदन को। तो ये एकदम करेक्ट है, हमने अभी अभी बताया कि प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अब टीबी सोमनाथन देश के नए गृह सचिव नियुक्त किए गए। तो देश के नए गृह सचिव कौन? गोविंद मोहन। और टीबी सोमनाथन कौन है? कैबिनेट सचिव। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। गोविंद मोहन कौन है? गृह सचिव। टीबी सोमनाथन कैबिनेट सचिव हो गया। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े हो गए हैं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हमारा क्या है? बी होता है। सत्य कथन का चुनाव करना, सही चुनना है। तो प्रीति सूदन जो है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई हैं। अगला सवाल क्या है कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना प्रारंभ की? मैया सम्मान योजना, ठीक है ना। तो इसे सिंपल सा है, झारखंड ने। क्यों? इससे क्या होता है कि आर्थिक सहायता प्रदान करना, कि इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। महिला सशक्तिकरण, जो आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं हैं उन्हें सशक्त करना है, ठीक है ना। तो यहीं पे लिखा है कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाना। इसमें पात्र महिलाओं को 1000 रुपये आर्थिक सहायता प्रति माह दी जाएगी। इसमें जो है उम्मीदवार कौन है, मतलब कौन इसमें लाभार्थी होगा? तो 21 से 50 साल जिस महिला की उम्र है वह इसकी लाभार्थी होंगी। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना, ज़्यादा याद नहीं रखना, कि मैया सम्मान योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। तो झारखंड सरकार द्वारा इसे प्रारंभ किया गया।
अब अगला सवाल क्या है, पशुपालन कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? विश्व का पहला देश तो वो कौन है? वो है हमारा डेनमार्क। कौन सा है? डेनमार्क हमारा विश्व का पहला देश है। अब याद रखिएगा कि कार्बन टैक्स होता क्या है। कार्बन टैक्स यानी कि कार्बन उत्सर्जन पर लगाए जाने वाला टैक्स होता है, ठीक है ना। कार्बन उत्सर्जन पर लगाया जाने वाला टैक्स, ठीक है ना। इसमें मीथेन गैस को भी शामिल किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी शामिल किया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को भी शामिल, मतलब कि वो गैसें जो कि भारत में मतलब कि विश्व में तापमान वृद्धि के लिए कारक हैं, उन पर टैक्स लगाया जाएगा, जिसके कारण क्या होता है, कार्बन बढ़ रहा है। उन वस्तुओं पर भी अधिक से अधिक टैक्स लगाएगा, जिसके कारण क्या हो रहा है, धीरे धीरे मतलब कि प्रदूषित गैसों की संख्या मात्रा में वृद्धि हो रही है, जिसमें एक मीथेन भी है। वही लिखा हुआ है कि पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला डेनमार्क दुनिया का पहला देश है। डेनमार्क साल 2030 से पशुपालकों मतलब गाय, भेड़, सुअरों पर होने वाली ग्रीन हाउस गैसों उत्सर्जन पर कर लगाने का ऐलान किया। इस कर का मकसद मीथेन गैस के उत्सर्जन को कम करना, मीथेन गैस के उत्सर्जन को क्या करना है, कम करना, क्योंकि मीथेन वैश्विक तापमान बढ़ाने के लिए योगदान देने वाली गैसों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। कार्बन टैक्स जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन की कार्बन सामग्री पर लगाया जाता है। मतलब कि कहा जाए तो मीथेन जैसी गैसें जो कि ग्रीन हाउस गैस मतलब कि जो कि वैश्विक तापमान को बढ़ावा देती हैं, उन सभी पर लगाया जाता है, जिससे कि इन्हें हतोत्साहित किया जा सके, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक क्या करें, इसे शेयर करें। और साथ ही साथ अगर संबंधित विषय की PDF चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। धन्यवाद दोस्तों।